Hello everyone, welcome to class 20. This is Ankit and you are studying civil engineering. So दोस्तों अपन ने जो फर्स्ट लेक्चर चालू किया था उसमें अपन ने बीएमसी सब्जेक्ट चालू किया था। बीएमसी में भी अपन ने जो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था दैट वाज सीमेंट। ओके, तो आज अपन अपन ने पहले जो पढ़ लिया था सीमेंट में वो था कि सीमेंट का मेथोडोलॉजी क्या होती है, किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट होती है। एक बार अपन देख लेते हैं पहले कि किस किस तरीके से क्या क्या होता है। पहले अपन ने स्टार्ट किया था यहाँ से बोगस कंपाउंड वगैरह क्या होते हैं। उससे पहले भी अपन ने देखा था कि सीमेंट के कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, जिप्सम, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम, सल्फर, इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ये सब अपन ने पढ़े थे। उसके बाद अपन ने देखे थे बोगस कंपाउंड क्या क्या होते हैं और कौन सा बोगस कंपाउंड किस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। आफ्टर दैट वी स्टडीड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। वहाँ दो तरीके के मेथड थे, आपके ड्राई मेथड और वेट मेथड। दोनों में छोटा सा ही फर्क था ड्राई और वेट मेथड में कि आपका जो वेट मेथड में है वहाँ अपन स्लरी बना लेते हैं और ड्राई मेथड में विदाउट वाटर ही होता है। इसके बाद आ जाते हैं अपन टेस्टिंग ऑफ सीमेंट पे। टेस्टिंग ऑफ सीमेंट में अपन देखेंगे, टेस्टिंग ऑफ सीमेंट में पहले अपन ने देखे थे लैब टेस्ट कौन कौन से होते हैं कि आप अगर उसको सीमेंट को हाथ में लेते हैं, उंगली में लेते हैं तो इसके स्मूथ फील होना चाहिए, ग्रे कलर का पाउडर होना चाहिए और पानी में डूबना चाहिए। इट शुड नॉट फ्लट ओवर द सरफेस ऑफ द वाटर। इसके अलावा भी कुछ स्ट्रेंथ टेस्ट वगैरह थे। आज अपन पढ़ेंगे लैब टेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले अपन चालू करते हैं, लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। फाइनेस टेस्ट। फाइनेस टेस्ट में देखो, आप समझना की कोशिश करना, इट इज यूज टू चेक प्रॉपर ग्राइंडिंग। ठीक है, इट इज यूज टू चेक द प्रॉपर। देखो फाइननेस आपको नाम से पता लग रहा है कि फाइन होना चाहिए। फाइन मतलब कि फाइन कब होगा सीमेंट, जब इसकी ग्राइंडिंग होगी। तो इट इज यूज टू चेक द प्रॉपर ग्राइंडिंग which has direct impact on the rate of hydration and rate of gain of strength and evolution of test। आप समझना मेरी बात को कि फाइनेंस टेस्ट अपन किससे करेंगे, अपन सीव से कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, देखो मैं सीधा ऑब्जेक्टिव वाली बात बताऊंगा कि 100 ग्राम ऑफ सीमेंट लिया अपन ने, ठीक है, उसको कौन से सीव नंबर पे किया, सीव नंबर 9 पर अपन फाइनेंस टेस्ट करते हैं। फाइनेंस टेस्ट के लिए दो टेस्ट अपन है, एक तो है आपका सीव टेस्ट, एक है आपका एयर परमेबिलिटी टेस्ट। ठीक है, सीव टेस्ट आता है आपका सीव नंबर 9 पर, ठीक है, जो कि 90 माइक्रोन की होती है। इसमें अपन क्या करते हैं कि सीव नंबर 9 पर अपन 15 मिनट तक सीविंग प्रोसेस करते हैं, अपन छानते हैं। और उसके बाद अगर रेजिडुअल 10% से ज़्यादा बच जाता है तो ये जो टेस्ट है वो फेल हो जाता है। अगर रेजिडुअल 10% से कम है तो इसका मतलब आपका जो सीमेंट है वो फाइनेंस टेस्ट में पास हो गई। सिंपल है। क्या किया अपन ने कि 100 ग्राम सीमेंट लिया, 100 ग्राम सीमेंट में से अगर आपकी 92 या 95 ग्राम सीमेंट तो पास हो गई, और प्लस 5 ग्राम सीमेंट या 6 ग्राम सीमेंट अगर रिटेंशन रह गई है, रेजिडुअल रह गई है, तो इट इज गुड फॉर फाइनेंस टेस्ट। ओके, उसके बाद अपन करते हैं एयर परमिबिलिटी टेस्ट। इसमें कुछ भी नहीं होता। एयर परमिबिलिटी टेस्ट क्या है, बेसिकली आपका एयर परमिबिलिटी जो टेस्ट होता है वो आपका स्पेसिफिक सरफेस एरिया में रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। ये याद रखना, ठीक है। एयर परमिबिलिटी टेस्ट के लिए ब्लेनिस एयर परमिबिलिटी एपरेटस यूज होता है। कौन सा एपरेटस यूज होता है, ब्लेनिस एयर परमिबिलिटी एपरेटस यूज होता है। बेस्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन फ्लो ऑफ एयर थ्रू सीमेंट बेड एंड सरफेस एरिया ऑफ सीमेंट पार्टिकल्स फॉर्मिंग द बेड। देखो सबसे पहले याद रखना जो लिमिट है इसकी, फॉर ओपीसी एसएसए शुड नॉट बी लेस देन 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, कि 1 ग्राम में 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर जो सीमेंट का एरिया है इससे कम नहीं होना चाहिए। इससे अगर बढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं बढ़ा हुआ तो आप टेस्ट दोबारा परफॉर्म करेंगे। एस एस ए मतलब हो गया आपका स्पेसिफिक सरफेस एरिया। ठीक है, ये हो गया अभी फाइनेंस टेस्ट की बात। फाइनेंस टेस्ट में क्या हुआ, आपने सीव से किया कि सीव में हुआ कि आपने 9 नंबर की सीव यूज करी जो कि 10% से ज्यादा रेजिडुअल नहीं होना चाहिए। एयर परमिबिलिटी टेस्ट की, उसमें 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से कम एसएसए नहीं होना चाहिए। एसएसए क्या हो गया, आपका स्पेसिफिक सरफेस एरिया। ठीक है, उसके बाद आप आगे स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट क्या होता है सबसे पहली बात तो हुआ, देखो की पॉइंट्स पे आते हैं सीधा कि ये विकेट एपरेटस यूज होता है। ये पूरा की पॉइंट है, ये जो पैराग्राफ है ये पूरा ही आपका की पॉइंट है। इसमें क्या हुआ, विकेट एपरेटस यूज करते हैं। ठीक है, इसमें फिर ये जो प्लंजर है, ठीक है, इस प्लंजर की जो नीडल है उसका डायामीटर होता है 10 mm का। ठीक है, डायामीटर होता है 10 mm का। ठीक है, विकेट प्लंजर का जो डायमीटर होता है वो 10 mm का होता है। और इसकी ये जो नीडल है, ये नीडल आप देख रहे हैं, इसका एरिया होता है 1 mm स्क्वायर।
ठीक है, ध्यान देना। विकेट एपरेटस का प्लंजर का जो डायमीटर होता है वो होता है आपका 10 mm का और 50 mm उसकी हाइट होती है। एग्रीड है। उसके बाद क्या हुआ कि इसका नीडल का जो एरिया होता है वो होता है आपका 1 mm स्क्वायर। ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, इस प्लंजर को अपन डेप्थ कितनी 33 to 35 mm की डेप्थ से अपन गिराते हैं, नीचे लाते हैं। तो ये ध्यान रखना कि सबसे पहले स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट कि सबसे पहले क्या होता है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट कि आप अगर सेटिंग टाइम का टेस्ट करोगे या साउंडनेस का टेस्ट करोगे, उससे पहले आपको स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट याद होना है या वो पता होना है। वो क्यों होना है, वो अभी जैसे आप आगे के टेस्ट पे चलेंगे तो आपको पता लगेगा। देखने वाली बात क्या है कि इसमें विकेट एपरेटस यूज होता है। प्लंजर का जो साइज होता है वो 10 mm का डाया होता है और हाइट कितनी होती है 50 mm होती है। नीडल का जो एरिया होता है वो 1 mm स्क्वायर होता है और डेप्थ जो होती है 33 to 35 mm से ये फ्रॉम टॉप से ये जो प्लंजर है नीचे आता है। इसमें क्या करते हैं अपन कि वी फाइंड द वाटर कंटेंट एट विच सीमेंट कंसिस्टेंसी इज प्रोड्यूसेस, मतलब अपन वो वाटर कंटेंट फाइंड करते हैं जिसपे कि जो सीमेंट की कंसिस्टेंसी प्रोड्यूस हो। इसमें क्या किया अपन ने कि 500 ग्राम अपन ने सीमेंट लिया एंड एड 23% ऑफ वाटर। अब देखो 23% याद आया आपको। 23% अपन क्यों लेते थे कि जब अपन को कंप्लीट हाइड्रेशन प्रोसेस करवाना है तो अपन 23% लेते थे। तो 15% किस चीज के लिए लेते थे अपन, अगर अपन को कोई वॉइड्स का गैप फिल करना है, वॉइड्स फिल करना है तो उसके लिए अपन 15% लेते थे। टोटल वी यूज टू टेक 38% ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सीमेंट। ये अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। इसमें अपन ने क्या लिया कि 500 ग्राम सीमेंट लिया, उसका 23% ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सीमेंट अपन ने इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद अपन ने कुछ भी नहीं किया, प्लंजर को अपन ने धीरे धीरे नीचे किया into the lower the plunger gently up to the surface of mold and release quickly। ठीक है। तो ऐसा moisture content, ठीक है, ऐसा moisture content at which this cement paste of standard consistency is produced that is termed as P। समझ में आ गया आपको क्या किया अपन ने कि ऐसा moisture content जिस पे की जो सीमेंट पेस्ट की कंसिस्टेंसी प्रोड्यूस्ड हो जाए, क्या करने पर, अगर 33 to 35 mm प्लंजर अगर इसमें चला जाता है मोल्ड में, उस मॉइस्चर कंटेंट को अपन क्या कहते हैं, कंसिस्टेंसी कहते हैं। मतलब कि उतने मॉइस्चर पर जो आपका प्लंजर है वो 33 to 35 mm मोल्ड में जा रहा है जेंटली, दैट इज टर्म्ड एज पी, मतलब स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। ठीक है। अब आपने पी निकाल लिया, पी निकाल लिया मतलब आपने स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी निकाल लिया। उसके बाद क्या होता है, जब अपन सेटिंग टाइम टेस्ट करते हैं तो उसमें भी अपन कितना पानी लेते हैं। देखो जब अपन ने कंसिस्टेंसी टेस्ट किया तो अपन ने लिया 23% ऑफ वाटर। ठीक है। अब मान लो अब आ गया पी, ठीक है, कि कितने परसेंटेज ऑफ वाटर पे ये जो मोल्ड है 33 to 35 mm चला गया। अब अपन इनिशियल सेटिंग टाइम जब करेंगे तो अपन पी का भी 85% वाटर लेंगे ओनली। तो अपन ने क्या किया कि 500 ग्राम सीमेंट ली और गेज इट विद 0.85 पी। अब समझ आया कि कंसिस्टेंसी टेस्ट इनिशियल सेटिंग टाइम से पहले और साउंड से पहले क्यों करते हैं या फाइनल सेटिंग टाइम से पहले क्यों करते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी टेस्ट में अपन को पी का पता लग जाता है कि क्या स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी है, और जो पी स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट में प्रोड्यूस होता है जो भी वाटर कंटेंट उसका 85%, ठीक है, 0.85 पी मतलब 85% अपन इनिशियल सेटिंग टाइम में 500 ग्राम सीमेंट के साथ ऐड करते हैं। ओके, बस सिंपल वही क्या कि लोअर द स्क्वायर नीडल जेंटली एंड रिलीज इट क्विकली, नोट टाइम। अब अपन ने क्या किया कि नोट द टाइम रिक्वायर्ड बाय नीडल टू पेनिट्रेट 33 to 35 mm फ्रॉम द टॉप। अपन ने जब 33 से 35 mm नीडल को पेनिट्रेट करने में टॉप से कितना टाइम लग रहा है वो टाइम अपन ने देख लिया। उस टाइम को अपन कह देते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम, और ओपीसी के लिए जो सेटिंग टाइम रहता है दैट इज 30 मिनट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओपीसी के लिए जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो होता है 30 मिनट। तो इनिशियल सेटिंग टाइम क्या हो गया बेसिकली कि इट इज द टाइम which is being measured from the instant water is added to the cement up to the time cement starts losing its plasticity। मतलब कि ऐसा टाइम अपन ने जब से मेजर किया, जब अपन ने पानी ऐड किया था इनिशियली, तब से लेकर के सीमेंट अपनी प्लास्टिसिटी लूज करना स्टार्ट करे, दैट टाइम इज नोन एज इनिशियल सेटिंग टाइम। या फिर ऐसा टाइम जब अपन ने 500 ग्राम सीमेंट के साथ में 0.85 पी वाटर ऐड किया और उतने टाइम में जितने टाइम में जो नीडल है आपका 33 to 35 mm फ्रॉम द टॉप पेनिट्रेट करती है मोल्ड को, उस टाइम को अपन इनिशियल सेटिंग टाइम कहते हैं। एंड दैट
दैट इज 30 मिनट्स फॉर ओपीसी, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम फाइनल सेटिंग टाइम देखेंगे तो ऐसा टाइम विच इज बीइंग मेजर्ड फ्रॉम द इंस्टेंट वाटर इज एडेड। अपन ने वाटर ऐड किया टू दिस सीमेंट अप टू द टाइम सीमेंट कंप्लीटली लूजेस इट्स प्लास्टिसिटी एंड अटेन्स सफिशिएंट फर्मनेस। समझ आ गया? इनिशियल सेटिंग टाइम में तो क्या किया था कि सीमेंट स्टार्ट्स लूजिंग इट्स प्लास्टिसिटी, मतलब प्लास्टिसिटी लूज करना स्टार्ट करती है, पर फाइनल सेटिंग टाइम में सीमेंट कंप्लीटली लूज कर चुकी होती है प्लास्टिसिटी, ठीक है। उसमें भी अपन ने क्या किया, वही 0.85 पी का वाटर लिया और अपन ने नीडल को धीरे धीरे पेनिट्रेट किया, और जैसे ही वो जो टाइम नोट किया अपन ने, मतलब जो फाइनल सेटिंग टाइम इज द टाइम व्हेन एनुलर कॉलर फेल्स टू मेक एन इंप्रेशन ओवर द मोल्ड बट नीडल डज शो। नीडल शो नहीं होती, पर जो एनुलर कॉलर्स हैं वो एक इंप्रेशन छोड़ने में फेल हो जाते हैं, ठीक है। ओपीसी के लिए जनरली ये टाइम होता है 10 आवर्स का, सिंपल है, ठीक है। ओपीसी के लिए जो टाइम होता है दैट इज 10 आवर्स और फाइनल सेटिंग टाइम इज 10 आवर्स, और आई एम ओपीसी के लिए इनिशियल सेटिंग टाइम इज 30 मिनट्स, ठीक है। मतलब आपका हो गया 30 मिनट और 600 मिनट कुल मिला के। नेक्स्ट इज साउंडनेस। साउंडनेस के लिए मैंने आपको बताया था कि साउंडनेस ड्यू टू लाइम एंड मैग्नीशिया कैन बी डिटरमाइंड बट देयर इज नो डायरेक्ट टेस्ट टू डिटरमाइन द साउंडनेस ड्यू टू सल्फर, ठीक है। तो अब अगर अपन साउंडनेस ड्यू टू लाइम की बात करते हैं, साउंडनेस मैंने आपको बताया था कि it is important that cement after setting doesn't show any appreciable changes in volume as it seriously affects the durability of structure। मतलब अपन ने सेटिंग टाइम तो कर लिया, पर उसके वॉल्यूम में कोई चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसके लिए अपन साउंडनेस टेस्ट करते हैं, सिंपल है। इसमें भी ये जो पी है, पी तो वही कंसिस्टेंसी वाला हो गया, पर अपन सीमेंट में कितना परसेंटेज वाटर ले रहे हैं, दैट इज 78% ऑफ दी वाटर विच वॉज यूज इन द कंसिस्टेंसी टेस्ट। मतलब जितना पी प्रोड्यूस हुआ था अपने कंसिस्टेंसी टेस्ट में, उसका 78% ही अपन लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एंड फिल द पेस्ट इन द मोल्ड। उसमें कुछ भी नहीं किया अपन ने, कि अपन ने क्या किया कि मोल्ड को बॉटम से और टॉप से कवर प्लेट में बॉटम और टॉप से अपन ने कवर कर दिया। उसके बाद अपन ने उसको 24 घंटे के लिए 32 डिग्री सेल्सियस पे रखा। उसके बाद अपन ने कुछ नहीं किया, अपन ने मोल्ड हटाया और अपन ने डिस्प्लेसमेंट नोट कर लिया, ठीक है। यहाँ से अपन ने डिस्प्लेसमेंट नोट कर लिया। उसके बाद क्या किया अपन ने, दोबारा से यही किया, वी अगेन इमर्स एंटायर असेंबली इंक्रीज द टेम्परेचर। की बार अपन ने टेम्परेचर बढ़ा दिया इन 25 to 30 मिनट अप टू द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पर अपन बॉइलिंग पॉइंट तक अपन ने टेम्परेचर बढ़ा दिया, कब 25 से 30 मिनट तक, एंड मेंटेन इट फॉर द नेक्स्ट 3 आवर्स। और अपन ने इसको 3 घंटे तक मेंटेन किया। उसके बाद वापस से अपन ने मोल्ड हटाया और अपन ने डिस्प्लेसमेंट चेक किया। ये जो डिस्प्लेसमेंट है इट शुड नॉट एक्सीड 10 mm फॉर ओपीसी। मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस इन रीडिंग इन बोथ द पार्ट्स ऑफ द टेस्ट शुड नॉट एक्सीड 10 mm फॉर ओपीसी। मतलब 10 mm से ज्यादा आपका ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए। डिफरेंस मतलब आपका वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ डिफरेंस से क्या मतलब है कि आपका वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो ये जो टेस्ट था ये पर्टिकुलर था आपका साउंडनेस ड्यू टू लाइम के लिए, लेकिन अगर साउंडनेस ड्यू टू लाइम एंड मैग्नीशिया दोनों है तो उसके लिए अपन क्या करते हैं कि ऑटोक्लेव ऑपरेटर्स यूज होता है। ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ऑटोक्लेव ऑपरेटर्स किसके लिए यूज होता है। साउंडनेस ड्यू टू लाइम एंड मैग्नीशिया बोथ के लिए, नॉट ओनली फॉर लाइम। अगर फॉर ओनली लाइम है तो अपन ये वाला टेस्ट परफॉर्म करेंगे और अगर साउंडनेस ड्यू टू लाइम एंड मैग्नीशिया दोनों है तो अपन ऑटोक्लेव ऑपरेटर्स यूज करते हैं। इसमें कुछ भी नहीं करते, इसमें अपन ने सिंपल एक 25 mm का क्यूब बना लिया, उसको ऑटोक्लेव में अपन ने प्लेसिंग करवा दी उसकी, और उसको अपन ने प्रेशर लगाया 21 kg पर सेंटीमीटर को आएगा, जिसको अपन ने 3 घंटे रखा। तो मोल्ड इसको वापस से रिमूव कर लेते हैं, एंड परसेंटेज एक्सपेंशन ऑफ द मोल्ड इज नोटेड इन ईच डायरेक्शन विच शुड नॉट बी मोर देन 0.8% फॉर ओपीसी। मतलब उसका जो वॉल्यूम है वो हर डायरेक्शन में 0.8% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओपीसी के केस में अगर 0.8% से ज्यादा है तो फिर वापस से अपन टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। कंप्रेशन टेस्टिंग, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, इसमें क्या है कि अपन ने 75 mm का मोल्ड लिया, उसमें अपन ने मसाला भर दिया, कितने का, सीमेंट और सैंड का मसाला भर दिया अपन ने 1:3 का। इसमें क्या लिया अपन ने, वेट ऑफ सीमेंट लिया 550 ग्राम और वाटर सीमेंट रेशियो लिया 0.4। कुछ भी नहीं किया अपन ने, 7 दिन तक इसको वाटर में इमर्ज किया। उसके बाद अपन ने इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट चेक करी।
देखो उसमें क्या होता है, मान लीजिए अगर अपन ओपीसी 33 की बात कर रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान देना कि अगर अपन कि इसमें अगर अपन ओपीसी 33 की बात कर रहे हैं, ओपीसी अगर 33 की बात कर रहे हैं अपन, तो इसमें जो स्ट्रेंथ है, एक मिनट, ये इधर को क्या हो गया, एक सेकंड, एक सेकंड। नाउ इट इज वर्किंग। अगर अपन मान लीजिए ओपीसी 33 की बात कर रहे हैं, एक सेकंड दोस्तों। तो दोस्तों इसमें क्या है कि अगर अपन 75 mm का अपन ने मोल्ड लिया था, 7 दिन के लिए अपन उसको पानी में रखा और उसके बाद अपन ने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट से, या यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन जो कि है ये यूटीएम जिसको अपन बोलते हैं, उससे अपन ने जब सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करी, तो वो 3 दिन में जो है, 3 दिन में 50% आनी चाहिए किसी भी, उसकी मैं बता रहा हूँ आपको, ओपीसी है भले वो 33 हो, 43 हो, 53 हो। और उसके बाद 7 दिन में दैट शुड कम अराउंड 2/3, एंड आफ्टर 28 इट शुड कम 33 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। मतलब समझना मेरी बात को, कि अगर यहाँ 33 की जगह 43 भी हो सकता है, 53 भी हो सकता है। अगर यहाँ 43 होता है, समझना, अगर यहाँ 43 होता है तो 43 का जो 50% रहेगा, दैट इज अराउंड 21.5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो सीमेंट की आनी चाहिए 43 के केस में आफ्टर 3 डेज। उसी अकॉर्डिंग 2/3 ऑफ 43 आफ्टर 7 डेज ए सीमेंट शुड गेट द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। और जो 28 डेज में दैट शुड बी 43 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। उसके बाद अगर 53 रहता है तो भी उसी अकॉर्डिंग 50% रहेगा और 2/3 रहेगा, जो भी 28 में आती है 28 में तो 53 आएगी। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में क्या अपन ने देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 3 दिन में कितनी स्ट्रेंथ आती है, 50% आती है। 7 दिन में कितनी आती है, 2/3 आती है। और 28 दिन में कितनी आती है, 33, या जो उसकी स्ट्रेंथ है 33 है तो 33 आती है, 43 की है तो 43 आती है, 53 है तो 53 आती है, ठीक है। नेक्स्ट है केमिकल कंपोजिशन स्ट्रेंथ। इसमें कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, पर फिर भी मैं आपको एक बेसिक बता देता हूँ कि द रेशियो ऑफ एल्यूमिना टू आयरन ऑक्साइड, रेशियो ऑफ एल्यूमिना टू आयरन ऑक्साइड शुड नॉट बी लेस देन 0.66, ठीक है। द रेशियो ऑफ एल्यूमिना टू आयरन ऑक्साइड शुड नॉट बी लेस देन 0.66। और रेशियो ऑफ लाइम टू सिलिका, ठीक है, रेशियो ऑफ लाइम टू सिलिका, एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1.02 और लेस देन किससे नहीं होना चाहिए, 0.66 से नहीं होना चाहिए। और इस रेशियो को अपन क्या कहते हैं, दैट इज लाइम सैचुरेशन फैक्टर, LSF इसको अपन कहते हैं। ये एक थोड़ा सा बड़ा सा फॉर्मूला, अगर इसको आप याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब कुछ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ये तो आपको याद रहने ही चाहिए, आप एक बार पढ़ लीजिए। क्या है इसमें, द टोटल वेट ऑफ मैग्नीशिया शुड नॉट बी ग्रेटर देन 5%, ठीक है। मैग्नीशिया का जो टोटल वेट है वो 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। टोटल लॉस ऑन इग्निशन इट शुड नॉट बी लेस देन 4%, मतलब आपने जब सीमेंट को इग्नाइट किया तो जो टोटल लॉस है वो 4% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सल्फर कंटेंट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 2.75%, वेट ऑफ इनसोल्यूबल रेसिड्यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1.5%, ठीक है। इसके बाद आप आ जाओ टाइप ऑफ सीमेंट पे। टाइप ऑफ सीमेंट सबसे पहले आता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, इसको अपन RHC बोलते हैं। RHC में क्या है कि हायर रेट ऑफ, देखो रैपिड हार्डनिंग आपको नाम से पता लग रहा है कि जल्दी हार्ड हो जाए, जल्दी स्ट्रेंथ डेवलप कर ले। अब एक चीज समझना कि जल्दी स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए अपन ने एक बोगस कंपाउंड पढ़ा था, वो बोगस कंपाउंड होता है आपका C3S। C3S क्या करता है, आपको इनिशियल स्टेज में स्ट्रेंथ देता है जल्दी, और C2S आपको लेटर स्टेज में स्ट्रेंथ देता है। आपको ध्यान है, अपन ने पढ़ा था, मैं आपको बता देता हूँ एक बार बोगस कंपाउंड के बारे में,
ठीक है, ये अपन ने पढ़ा था, अपन ने कहा था कि जो C3S है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अर्लियर स्ट्रेंथ, अर्ली स्ट्रेंथ इन इनिशियल स्टेज। अगर आपको इनिशियल स्टेज में स्ट्रेंथ चाहिए तो आपको C3S इंक्रीज करना पड़ेगा, और लेटर स्टेज में अगर चाहिए तो आपको C2S इंक्रीज करना पड़ेगा। तो रैपिड हार्डनिंग मतलब आपको जल्दी हार्डनिंग करनी है, मतलब आपको जल्दी चाहिए स्ट्रेंथ। अगर जल्दी स्ट्रेंथ चाहिए आपको तो उसके लिए आपको देखो इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन ऑफ C3S और रिड्यूसिंग C2S, क्योंकि C2S आपको लेटर स्टेज पे देता है और जो C3S है वो आपको इनिशियल स्टेज पे देता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ जो RHC मतलब आपका रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हो गया। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की जो स्ट्रेंथ है 3 दिन पे, वो उतनी के इक्विवेलेंट रहती है जितने की ओपीसी की 7 दिन की इक्विवेलेंट रहती है। ठीक है, समझ आ गया आपको? ओपीसी की स्ट्रेंथ 7 दिन में मान लीजिए 2/3 ऑफ 33 रहती है, तो इतनी स्ट्रेंथ तो RHC 3 दिन में ही कवर कर लेती है। वो बात अलग है कि आफ्टर 90 डेज स्ट्रेंथ ऑफ RHC एंड ओपीसी इज ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, कहाँ यूज होता है? सिंपल है, कोऑर्डिनेटर कंक्रीटिंग वेयर फ्रेमवर्क इज यूज्ड फॉर स्पीडी कंस्ट्रक्शन, जहाँ स्पीडी कंस्ट्रक्शन हो और जहाँ प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन वर्क हो। ठीक है, नेक्स्ट है तो एक्स्ट्रा रैपिड। अब एक्स्ट्रा रैपिड में क्या हुआ, ये भी रैपिड की तरह है, इसकी भी जो स्ट्रेंथ आफ्टर 90 डेज सेम रहेगी, ओपीसी के इक्विवेलेंट रहेगी, पर इसमें 20 से 25% ज्यादा स्ट्रेंथ होती है देन रैपिड हार्डनिंग एट द एज ऑफ 1 और 2 डेज। अगर 1 और 2 दिन की बात करें तो इसमें 20 से 25% ज्यादा स्ट्रेंथ होती है RHC से, और 10 से 15% स्ट्रेंथ होती है 7 दिन में RHC से। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सीमेंट शुड बी मिक्स्ड, ट्रांसपोर्टेड, कॉम्पैक्टेड एंड फिनिश्ड विद इन 20 मिनट्स ऑफ इट्स फॉर्मेशन। मतलब 20 मिनट के अंदर अंदर आप इसको प्लेसिंग कर दोगे, सब कुछ कर दोगे, ट्रांसपोर्ट और मिक्सिंग वगैरह सब कर दोगे, तो आपको फायदा होगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग है। ठीक है, नेक्स्ट है जो सल्फेट रेजिस्ट। सल्फेट रेजिस्ट में आपको समझ में आ रहा है सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट कहाँ यूज होती है? जनरली इट इज यूज्ड इन STP में आपने देखा होगा, WTP में आपने देखा होगा, मरीन स्ट्रक्चर्स में आपने देखा होगा। वहां पर आपका जहां मतलब ग्रे वाटर आता है, ग्रेश वाटर जहां पर आता है, वहां आपकी SRC यूज होती है, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। ठीक है, ये क्योंकि जो ओपीसी होती है दैट इज हाईली ससेप्टेबल टू अटैक ऑफ सल्फेट। सल्फेट और अगर इनका अटैक रहता है तो उसके लिए अपन सल्फेट ओपीसी की जगह अपन SRC यूज करते हैं। SRC कैसे यूज करते हैं मैं आपको बता देता हूँ कि इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय रिड्यूसिंग प्रोपोर्शन ऑफ C3A और C4AF को देखो अपन कम कर देता हूँ, समझना मेरी बात को। C3A था आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, एक बोगस कंपाउंड था। C4AF भी था आपका, एक बोगस कंपाउंड था। ठीक है, C3A जो था आपका उसमें के दिस वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, C4AF था रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन में सबसे हाईएस्ट था। ठीक है, तो इन दोनों को अपन कम कर देते हैं, तो C3A जो है आपका 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, प्लस ट्वाइस ऑफ C3A प्लस C4AF इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 25%। तो ये दोनों जब आप दोनों मिलाओगे कि 2 into C3A करोगे प्लस C4AF करोगे, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 25%। ठीक है, नेक्स्ट आज आप सुपर सल्फेटेड। सुपर सल्फेटेड भी उसी की तरह काम करती है। इसमें आपने क्या किया, एप्लीकेशन तो देखो इसका सेम है, इट सेम वर्क्स लाइक सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। और इसमें आपने क्या किया कि इट इज प्रोड्यूस्ड बाय इंटर ग्राइंडिंग ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग एंड 10 to 15% हार्ड बर्न जिप्सम आपने इसमें मिला दिया, 5% आपने इसमें सीमेंट क्लिंकर मिला दिया। ठीक है, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट कैसे बनाया आपने? ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग मिलाया प्लस जिप्सम मिलाया प्लस सीमेंट क्लिंकर मिला दिया। ये क्या है कि ये थोड़ा ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है अगेंस्ट अटैक ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट्स के। ठीक है, क्विक सेटिंग सीमेंट। अब देखो क्विक सेटिंग मतलब जो जल्दी सेट हो जाए। देखो RHC और क्विक सेटिंग में कंफ्यूज नहीं होना। RHC हो गया आपका रैपिड हार्डनिंग, जो आपको इनिशियल जो आपको स्ट्रेंथ है जल्दी दे दे, इनिशियल स्टेज में देते हैं। पर जो क्विक सेटिंग सीमेंट है वो जल्दी सेट हो जाए, जल्दी सेट होता है, मतलब इट इज यूज्ड इन ग्राउटिंग ऑपरेशंस एंड अंडर वाटर कंक्रीटिंग। अगर अंडर वाटर कंक्रीटिंग करनी है तो आपको क्विक सेटिंग सीमेंट ही यूज करनी होती है। कैसे इसको प्रोड्यूस करते हैं? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, फाइन ग्राइंडिंग द सीमेंट क्लिंकर्स एंड रिड्यूसिंग प्रोपोर्शन ऑफ जिप्सम। अब देखो आपने जिप्सम कम किया है इसमें, क्योंकि जिप्सम क्या काम आता है? जिप्सम वर्क्स एज अ रिटार्डर, जो कि आपके सेटिंग टाइम को बढ़ाता है। समझ में आ रहा है आपको? ये लाइन क्यों लिखी मैंने, रिड्यूसिंग प्रोपोर्शन ऑफ जिप्सम, क्योंकि जिप्सम आपके सेटिंग टाइम को बढ़ाता है, इसलिए आपने जिप्सम का प्रोपोर्शन इसमें कम कर दिया। दैट इज द क्विक सेटिंग सीमेंट। इसके बाद आगे आपके लो हीट सीमेंट। लो हीट सीमेंट देखो, अब लो हीट सीमेंट क्यों हुआ कि इसको आपने रिड्यूस कर दिया C3A। मैंने आपको बताया था C3A इज वन काइंड ऑफ बोगस कंपाउंड विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर
जनरेटिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो जब आपने C3A को ही कम कर दिया तो इससे आप लो हेड सीमेंट को प्रोड्यूस कर सकते हो। और इंक्रीजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ C2S को आपने बढ़ा दिया और C3A को कम कर दिया, सिंपल है। तो दिस सीमेंट शोज स्लो रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ, धीरे धीरे लेटर स्टेज में सीमेंट स्ट्रेंथ मिलती है क्योंकि अपन ने इसमें C2S बढ़ा दिया। और कहाँ यूज होगा, जहाँ आपको बहुत ज्यादा कॉन्क्रीटिंग, बल्क कॉन्क्रीटिंग जहाँ रिक्वायर्ड होती है वहाँ लो हेड सीमेंट यूज होता है, क्योंकि आपको क्यूरिंग की अगर पूरी व्यवस्था नहीं है, आपको बहुत ज्यादा पानी अवेलेबल नहीं है, तो आप आराम से लो हेड सीमेंट को यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपना जो सीमेंट का टॉपिक है वो आज यही खत्म होता है। अपन ने सीमेंट से रिलेटेड जितनी भी तरीके की सीमेंट है वो सब अपन ने स्टडी कर लिया है। एक बार मैं चाहता हूँ कि अपन एक क्विक रिवीजन कर लें इमीडिएट, जिससे आपको, आपने जो फर्स्ट लेक्चर में अगर किसी ने मिस भी किया होगा तो उसको भी एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो सीमेंट के बारे में अपन बात करते हैं कि सीमेंट के दो कॉन्स्टिट्यूएंट थे। सीमेंट दो चीजों से मिलकर बनी, आर्जिलेशियस और कैल्शियस। आर्जिलेशियस स्टैंड फॉर क्ले, कैल्शियस स्टैंड फॉर लाइम। ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे सीमेंट के। आपका लाइम सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होता है, 60 से 65%, फिर सिलिका, फिर एल्यूमिना, फिर जिप्सम, फिर आयरन ऑक्साइड एंड सो ऑन। उसके बाद आपने बताया था कि जो लाइम होता है वो साउंडनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। सिलिका अगर एक्सेस में हो जाती है तो इट इंक्रीजेज सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। इसके बाद एल्यूमिना आपने बताया कि अगर एक्सेस हो जाता है तो ये सीमेंट को वीक कर देता है और इट इम्पार्ट्स क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी। देखो अभी अपन ने पढ़ा था क्विक सेटिंग सीमेंट। क्विक सेटिंग सीमेंट अपन कैसे प्रोड्यूस कर देता है, अपन कुछ एल्यूमिनियम सल्फेट मिला देते हैं, तो एल्यूमिना अपन को क्विक सेटिंग की प्रॉपर्टी देता है, इट इम्पार्ट्स क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी। तो अब अगर अपन ऐसे कनेक्ट कर करके पढ़ेंगे कि अपन ने ये वहां पढ़ा था और ये यहाँ कनेक्ट हो रहा है, तो आपकी जो पढ़ाई है बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है, आपकी पढ़ाई बहुत ईजी हो जाएगी। आपको आपको कनेक्शन, इंटरकनेक्शन करना पड़ेगा कि यार लो हीट सीमेंट यूज होती है, लो हीट सीमेंट यूज कैसे कर सकते हैं, मतलब कम हीट होगी, तो इसके लिए आपको C3A का जो है प्रोपोर्शन कम करना पड़ेगा। आगे समझ में। इसके बाद में जिप्सम, जिप्सम अपन ने पढ़ा, इट इज यूज टू इंक्रीज इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, इट वर्क्स एज अ रिटार्डर। अपन ने भी पढ़ा था कि क्विक सेटिंग में अपन जिप्सम को कम कर देते हैं। ठीक है, आयरन ऑक्साइड भी कलर देता है, मैग्नीशिया भी कुछ येलो स्टेंट देता है और सीमेंट को अनसाउंड बनाता है। इसके बाद आपका सल्फर आ गया और एल्कलीज आ गया। फिर बोगस कंपाउंड की बात अपन ने करी थी, C3A, C4AF अपन ने पढ़ा था। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट अभी अपन ने पढ़ा था इनिशियल स्टेज के लिए, C2S लेटर स्टेज के लिए। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट में आपका C4AF आता है सबसे पहले। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट हो गया, दो तरीके मेथड होते हैं, ड्राई और वेट। ड्राई में अपन ने क्या किया, 25 mm क्रश करके उसको फाइन ग्राइंड करके स्टोरेज करके करेक्ट प्रोपोर्शन में अपन ने मिलाया। उसके बाद अपन ने इसको प्रीहीटिंग किया 800 डिग्री पर। उसके बाद अपन ने रोटरी रिक्लर में डाल दिया बढ़ने के लिए, फिर वापस अपन ने फाइन ग्राइंडिंग करी और पार्टिकल पैक कर दिए। इसमें अपन ने क्या किया वेट में कि अपन ने इसमें वेट ग्राइंडिंग करी है, ठीक है, स्लरी बनाने के लिए। उसके बाद में सेम टू सेम पूरा प्रोसेस एज इट इज है। उसके बाद टेस्टिंग सीमेंट करी, कलर फिजिकल टेस्ट अपन ने बताया कि इट शुड फील स्मूथ, ग्रे कलर होना चाहिए, सीमेंट शुड सिंक इन द वाटर और शुड बी फ्री फ्रॉम प्रेजेंस ऑफ एनी लम्स। और जब अपन 340 न्यूटन को लोड लगाते हैं तो इट शुड शो नो साइन ऑफ फेलियर। ठीक है, उसके बाद लैब टेस्ट में आ गया अपन ने सिप टेस्ट, एयर परमिबिलिटी टेस्ट देखा, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट देखा जिसमें अपन ने विकेट एपरेटस है, इसका प्लंजर का साइज 10 mm और हाइट है उसकी 50 mm, और नीडल का जो एरिया है वो 1 mm स्क्वायर है। 500 ग्राम अपने सीमेंट लिया, 23% ऐड किया, अपने पी जो है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी प्रोड्यूस हो गई। सेटिंग टेस्ट में अपन ने 0.85 पी लिया और ओपीसी इनिशियल सेटिंग टाइम इज 30 मिनट्स, फाइनल सेटिंग टाइम इज 10 आवर्स, मतलब आपका 600 मिनट हो गया। और जो कंसिस्टेंसी जो वाटर कंटेंट है वो 0.85 पी है। साउंडनेस टेस्ट के लिए अपन 0.78 पी लेते हैं, ये याद रखना, साउंडनेस टेस्ट के लिए अपन 0.78 पी लेते हैं। जो दोनों का वेरिएशन, जो डिफरेंस इन रीडिंग है, दैट शुड नॉट मोर देन 10 mm फॉर ओपीसी, क्योंकि साउंडनेस मतलब आपका हो गया कि इसके वॉल्यूम में तो क्या चेंज हो रहा है, तो वॉल्यूम में मिनिमम एकदम बहुत कम चेंज होना चाहिए। तो दिस टेस्ट इज डन फॉर मेजरिंग द साउंडनेस ड्यू टू लाइम। ठीक है, उसके बाद अपन ने क्या किया, जब साउंडनेस ड्यू टू लाइम और मैग्नीशिया निकालना हो तो अपन ने ऑटोक्लेव एपरेटस यूज किया। ये भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ठीक है, इसमें कुछ नहीं किया अपन ने, 21 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर लगाया अगले 3 घंटे तक के लिए, और अपन देखते हैं कि इसमें जो एक्सपेंशन है वो 0.8% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए हर डायरेक्शन में। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वेरी सिंपल, 75 mm का मोल्ड में अपन ने भरा 7 दिन में, उसके बाद अपन स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं। केमिकल कंपोजिशन टेस्ट अपन ने पढ़ लिया था कि 0.66 से कम नहीं होना चाहिए एल्यूमिना टू आयरन ऑक्साइड रेशियो।
फिर ये कुछ पॉइंट्स थे। फिर रैपिड अर्निंग सीमेंट, एक्स्ट्रा रैपिड अर्निंग सीमेंट, सल्फर टेस्टिंग सीमेंट अपन ने पढ़ा। इट इज यूज्ड मेनली फॉर एसटीपी डब्ल्यूटीपी मरीन स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इसके बाद सुपर सल्फेट आया, पोर्टलेट स्लैग आया। क्विक सेटिंग के लिए अपन ने पढ़ा, देखो क्विक सेटिंग में अभी जस्ट अपन ने देखा था कि जिप्सम वर्क्स एज अ रिटार्डर, क्योंकि ये आपको जो सेटिंग टाइम उसको बढ़ाता है, इसलिए अपन जिप्सम को कम कर देते हैं क्या, क्विक सेटिंग बनाने के लिए, अगर अपन को अंडर वाटर कंक्रीटिंग या कुछ ग्रोटिंग वर्क्स करना है तो। इसके बाद लो हीट सीमेंट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे लाइव, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।